गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। साउंड इसलिए नहीं था क्योंकि अभी तक ऑन नहीं किए थे माइक, अभी कर लिए तो जस्ट a second। अभी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है ना बाबू? अभी साउंड आ रहा होगा, सेकंड अब तो आ रहा होगा। ओके चलो, आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ओके चलो ठीक है। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है? अच्छा देखो, आज हम लोग करने वाले हैं माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का करने वाले हैं। तो बेसिकली माइंस रेस्क्यू रूल के पीछे की थोड़ी सी कहानी है जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड, ठीक है? देख लेता हूँ सबसे पहले ठीक से। देखो यार, इसके पीछे की एक लंबी कहानी है जो हम लोग समझते हैं। देखो, माइंस रेस्क्यू रूल बनाने से पहले बहुत सारी दुर्घटनाएं लगातार देखने लगा अंडरग्राउंड माइंस में। उस टाइम अंडरग्राउंड माइंस काफी प्रचलन में थे, और अंडरग्राउंड माइंस उस टाइम बहुत ज्यादा थे। लगभग 80% 70% अंडरग्राउंड माइंस ही हुआ करते थे। ओपन कास्ट माइंस की संख्या काफी कम थी, और उस टाइम के हिसाब से बहुत सारी दुर्घटनाएं होने लगी थी अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका जैसे एक होता बारकोई कोलफील्ड, है ना? उसमें क्या हुआ था, उसमें लैप्स हो गया था, पूरा का पूरा रूफ फॉल हो गया था, ठीक है? और इसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, ठीक है? एक आपका अंजन हिल करके माइंस था, अंजन हिल माइंस, है ना? वो भी 1980 के आसपास में उसका दुर्घटना हुआ था, ठीक है? वो भी आपका, उसमें भी बहुत सारे पेटल देखने को मिले थे, ठीक है? इसके बाद आपका ढोरी दुर्घटना था 1965 में, है ना? जिसमें लगभग 300 से प्लस आदमी झुलस गए थे, 200 से प्लस आदमी झुलस गए थे, ठीक है? मर गए थे, खत्म हो गए थे। फायर डंप एक्सप्लोजन, उसके बाद ब्लैक डंप एक्सप्लोजन के कारण वो दुर्घटनाएं हुई थी, ठीक? तो ये देखा गया यार कि जब से भारत में 1950s के बाद, जब से भारत में अंडरग्राउंड माइंस को कमर्शियल करके पूरा कमर्शियल पर्पज से अंडरग्राउंड माइंस इस्तेमाल होने लगा। पहले क्या था, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, 1774 में अंग्रेज भारत में माइनिंग स्टार्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने टैगोर एंड सन्स नाम की कंपनी बनाई, जो कि भारत के एक प्रिंस थे जिनका नाम था प्रिंस टैगोर, उनके नाम पे स्थापित किया गया था। इसके बाद लगातार आपका माइनिंग चल रहा था अंग्रेजों की देख रेख में, ठीक है? तो इस टाइम बहुत ज्यादा लेवल पे माइनिंग डेवलप नहीं हुआ था। उसके बाद भारत में जब 1947 में देश आजाद हुआ, 1952 में अलग से माइंस एक्ट बनाया गया, उसके बाद अंडरग्राउंड माइंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया, और कोल के प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। कोल के प्रोडक्शन पे जोर दिया गया। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार भी उसके आसपास में चल रहा था, जिसके कारण कोल में बूस्ट आया, कोल के प्रोडक्शन में काफी बूस्ट आया। उसके बाद आपका मोटर व्हीकल उसी टाइम बना था जो कि भाप से चलता था, ठीक है? तो ये सब चीजों के कारण डिमांड काफी ज्यादा आ गया कोयला का। तो कोयला का डिमांड काफी ज्यादा आया, तो वहां के जो तत्कालीन आपके भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जोर दिया कि भाई अंडरग्राउंड माइंस को बहुत ज्यादा मात्रा में हमको बनाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो कोयला का आपूर्ति है, जो कोयला हम निकाल रहे हैं, है ना? भारत कोयला को कम खर्च कर रहा था, कोयला को ज्यादातर वो एक्सपोर्ट कर रहा था, मतलब अलग अलग देशों में वो कोयला को भेज रहा था, ठीक है? तो अब कोयला का डिमांड बहुत ज्यादा था, जिसके चलते अंडरग्राउंड माइंस की संख्या काफी बढ़ानी पड़ी, ठीक है? इसी तरह से 1972 में फिर कोल का नेशनलाइजेशन किया गया था। नेशनलाइजेशन मतलब कि कोल का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कोयला सरकारी किया गया था, और कोयला की बहुत सारी जो कंपनी थी उनको सरकारी किया गया था। सबसे पहले बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड नाम की कंपनी थी, जिसको सरकारी किया गया था। तो इसके बाद जब 1972 में कोयला को सरकारी किया गया था, तो सरकारी तौर पे भी कोल माइंस, अंडरग्राउंड कोल माइंस जो थे, उनको एक पावर मिल गया था, उनको एक बूस्ट मिल गया था, और उनके प्रोडक्शन में इजाफा करने का एक टारगेट मिल गया था, ठीक है? तो इन्हीं टारगेट को पूरा करने के चक्कर में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही थी, ठीक है?
अभी टारगेट को तो पूरा कर रहे थे, लेकिन विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शन था कि बस सेफ्टी सुरक्षा के साथ आपको करना है, लेकिन उस टाइम उतना सुरक्षा पे ज्यादा फोकस नहीं था लोगों का, और लोग लगातार माइनिंग कर रहे थे, जिसके चलते बहुत बड़े बड़े डिजास्टर हुए, बहुत बड़े बड़े डिजास्टर हुए। जैसे कि जैसे कि ढोरी का जो कोलियरी का दुर्घटना हुआ, ढोरी कोलियरी में फायर डैम एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपका महावीर कोलियरी था, ठीक है। महावीर कोलियरी में आपका जो इनंडेशन हुआ था, इनंडेशन जो हुआ था, है ना, ठीक है, 1989 के आसपास में हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी दुर्घटनाएं थी जो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गई। 1960 के 60s 70s 80s आते आते दुर्घटनाएं इतनी ज्यादा बेलगाम हो गई कि भाई इसको रोकना बहुत दिक्कत हो जाता था, और इसके लिए रेस्क्यू करने में बहुत सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था। कहीं आग लग गया तो रेस्क्यू कौन करेगा, तो माइंस का जो मैनेजमेंट है उसमें जो लोग हैं वो मना कर देते थे, है ना, वर्कर है, लेबर है, वो मना कर देते थे कि भाई हम नहीं जाएंगे आग में, हम नहीं जाएंगे पानी में, हम नहीं जाएंगे बचाने, हम क्यों जाएंगे बचाने, हम ही क्यों जाए बचाने, ठीक है। और स्टेट जो पुलिस है, अगर मान लो स्टेट पुलिस का हम सहारा ले रहे हैं, तो स्टेट पुलिस को कोई टेक्निकल ज्ञान है नहीं, गैस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं माइंस में, उनका ये भी जानकारी नहीं, तो उसको भेजना भी खतरे से खाली नहीं। तो फिर ऐसा लगा कि यार एक ना रेस्क्यू रूल बनाया जाना चाहिए। तो ये जो माइंस रेस्क्यू रूल बनाया गया है, ये 1985 में बनाया गया है, ठीक है। 1985 में माइंस रेस्क्यू रूल बनाया गया, और 2 अप्रैल 1985 से ये लागू है। कलम और कॉपी लेके बैठेंगे, कुछ पॉइंट अगर मेरे मुंह से निकल जाता तो उसको नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चन आपके सामने रखा हूँ और मेरे दिमाग में जो आएगा मैं वो बताऊंगा आपको। अगर आपको नोट करना तो आप कर सकते हैं। 2 अप्रैल 1985 को माइंस रेस्क्यू रूल लागू किया गया था। उसके पीछे के कारण आप समझ गए हैं। लागू करने के बाद ये कहाँ लागू होता है, तो अंडरग्राउंड माइंस में लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में लागू होता है। ओपन कास्ट माइंस में उस टाइम प्रचलन कम था, इसलिए उसके लिए नहीं बनाया गया कानून। हालांकि ओपन कास्ट माइंस में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया जाता है, साथ ही साथ स्टेट पुलिस का भी सहारा लिया जाता है। इसके बाद अगर इससे मैटर नहीं बन पाता है तो उस केस में आर्मी का भी सहारा लिया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से। चूंकि ओपन कास्ट माइंस में बेंच होते हैं, बेंच के बाद आपका डंप होता है, तो ये सब जगह पे आदमी को उतरने में दिक्कत नहीं होता है। इसमें टेक्निकल ज्ञान का जरूरत नहीं होता है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है। गैस का खतरा नहीं है, इनंडेशन का खतरा नहीं है ना, ये सब चीजों का खतरा नहीं है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं है। इसलिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्टेट पुलिस, आर्मी ये सब हैंडल कर सकती है, ठीक है। लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में जाने के लिए बहुत सारा उनको टेक्निकल ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। इसीलिए अंडरग्राउंड माइंस के लिए एक अलग से रेस्क्यू रूल बनाया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन, ट्रेंड पर्सन, आरटीपी जो होते हैं वही ट्रेनिंग करते हैं और वही रेस्क्यू के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि कब लागू हुआ था, तो 2 अप्रैल 1985 को लागू हुआ था। कहाँ पे किसके लिए बनाया गया है ये कानून, तो सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस के लिए बनाया गया है ये कानून, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हो गया बाबू, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन बनाएंगे बाबू। आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय हम देंगे नहीं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और आपको टिक मारना है। आज आपका माइंस रेस्क्यू रूल पूरा खत्म करना है। सबसे पहला सवाल है, व्हेन वेयर द माइंस रेस्क्यू रूल 19 इनेक्टेड। माइंस रेस्क्यू रूल कब से लागू है बताइएगा। उठा कर लो, कोई डिस्टर्ब। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ साइड, ठीक है। अब आप आंसर देंगे, आपको साइड में दिखेगा आपका आंसर। तो आप बी 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 बता रहे सब बिल्कुल सही। बी में क्या आंसर है भाई, 2 अप्रैल 1985, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, जस्ट सेकंड, नहीं डिस्टर्ब करेगा, रुक जाओ, हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कभी कभी मिनिमाइज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा। टू विच टाइप ऑफ माइंस डू द माइंस रेस्क्यू रूल 1985 एक्सक्लूसिवली अप्लाई। इनमें से कौन से माइंस है जिसपे अंडरग्राउंड मतलब बेसिकली माइंस रेस्क्यू रूल अप्लाई होते हैं, बताइएगा। सी बता रहे हैं सभी, सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। कोई भी बताया था, धनंजय महतो। अच्छा पहले वाला आंसर तेरा भी बता रहे हैं, भी क्या है, लाइव क्लास ले रहे हैं सर, आप रिकॉर्ड कर लिए क्या।
ठीक है, मैं क्लास इंड करके आपको कॉल करता हूँ। आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो तो कर लीजिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आपके जो नॉन टेक के टीचर हैं परिहार सर का कॉल था, मैथ जो पढ़ा रहे हैं आपको। मैथ तो वो एक्चुअली पहले पढ़ाते ही थे, लेकिन उनको क्या टेक्निकल थोड़ा सा इशू है, मतलब ऐसे टैब वैब पे नहीं पढ़ा है, वो ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा है, इसलिए उनको थोड़ा टेक्निकल इशू आता होगा। तो अगर कुछ ऐसा इशू आता है तो आप भी थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, मैं रिजॉल्व करवाऊंगा, है ना। बाकी पढ़ाते अच्छे हैं वो, उनका भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है भाई। फिलहाल वो एनसीएल में जॉब कर रहे हैं, 2-3 सरकारी कंपनी निकाल के छोड़े हैं। उसका रीजन है कि ये लोकल है, इसीलिए उनको एनसीएल पसंद है, घर के सामने का नौकरी वाला हिसाब किताब। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका अंडरग्राउंड माइंस ओनली, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है रेस्क्यू रूल का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन कारण क्या है बनाने का? रिकवर माइनिंग इक्विपमेंट को बचाना, ऑप्टिमाइज माइन प्रोडक्शन में सहायता करना, टू रिकवर सर्वाइवर्स एंड प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ, मतलब जो कहीं ऐसे दुर्घटना में ग्रसित लोग होते हैं उसे ग्रसित लोगों को बचाना और उन्हें इमीडिएट रिलीफ यानी कि बचाव कार्य करना, तुरंत उन्हें राहत देना। टू कंडक्ट जूलॉजिकल सर्वे बना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा आप फटाक से। मैथ का वीडियो बट छोटा दिखाई दे रहा है। हाँ, उनको मैं करवा दूंगा रिजॉल्व, आप डोंट वरी रहिए। वीडियो दिखा रहा है बाबू, फोल्डर में दिखा रहा है, फोल्डर वाइज डाले हैं मैं, ठीक है ना। अभी नॉन टेक के पोर्शन आपके अच्छे वाले टीचर आ गए हैं, तो उनको आप जाके जरूर देखिएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फोल्डर कैसे दिखेगा आपको। टेक्निकल थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपका क्वालिटी में दिक्कत नहीं होगा। देखो यार, यहाँ पे देखो एक फोल्डर होगा कहीं पे, जीके जीएस का है, एक यमरान सर का है ना। यमरान सर जीके जीएस पढ़ाएंगे आपको, और मैथ बाई परिहार सर है। ओके, इसको जाके देखिएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो डाले हैं, हालांकि सिलेबस भी मैं डलवाया था, लेकिन सिलेबस डेमो वाले फोल्डर में डाले हैं, वो गलती से इसमें डल गया है। सिलेबस की कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे, सिलेबस ऑफ रीजनिंग और मैथ, तो इसको मैं उसमें भी कर ही देता हूँ कॉपी, ठीक है। इसको लेके टेंशन मत लीजिए। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, फोल्डर होगा, ठीक है, फोल्डर होगा यहाँ पे मैथ बाई परिहार से, इसी में आपके मैथ के वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग लाइव क्लास में। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या? हाँ वही कर रहा हूँ, सुधार रहा हूँ, फिर से स्टॉप करके कर रहा हूँ। ठीक है चलो यार, अभी आ रहा स्क्रीन, बताइएगा। ऑडियो वीडियो आ रहा, अभी ऑडियो वीडियो आ रहा, मैं गलती से ऑफ कर दिया था, कोई बात नहीं, अभी दिखाने के चक्कर में ये हो गया। ठीक है चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आपने सी बताया था, टू रिकवर सर्वाइवर्स एंड प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ, मतलब इमीडिएट रिलीफ कार्य देने के लिए ये बेसिकली आपका रेस्क्यू बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हु ओवरसीज रेस्क्यू ऑपरेशन एट ईच रेस्क्यू स्टेशन। ओवरसीज का मतलब होता है सुप्रीमो मेनो, मतलब जो मेन आदमी होगा, जो मेन आदमी है बेसिकली। कौन देखता है भाई, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बता रहे हैं बताइए। सुप्रिटेंडेंट, ठीक है। चलो बाबू, सुप्रिटेंडेंट आ गया। सुप्रिटेंडेंट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, हल्का सा, ठीक है, पेशेंस रखिएगा, हल्का जानकारी लेते हैं। देखो, सुप्रिटेंडेंट माइंस का जो सुप्रिटेंडेंट होता है भैया, इसको लेके कुछ कानून है, कुछ नियम है, ठीक है। सबसे पहले जो रेस्क्यू स्टेशन होगा उसका मेन आदमी कौन होगा, मेन मालिक कौन होगा? मेन मालिक होगा सुप्रिटेंडेंट। जैसे एक छोटे से स्कूल का मेन आदमी होता है प्रिंसिपल, उसी तरह से एक रेस्क्यू स्टेशन का मेन आदमी होता है सुप्रिटेंडेंट। रेस्क्यू स्टेशन कैसा दिखता है बाबू? तो जैसे एक आंगनबाड़ी दिखता है ना, या छोटा एक प्राइमरी स्कूल दिखता है, बिल्कुल उसी टाइप का एक रेस्क्यू स्टेशन को बनाया जाता है। एक आपका 4 दीवारी होगा,
उस 4 दीवारी में एक तो प्रिंसिपल का रूम होगा, उसके बाद एक तो आपका कमरा क्लासरूम होगा, एक तो और हो सकता है क्लासरूम हो, 2 तो क्लासरूम होगा, एक तो आपका टॉयलेट होगा, है ना? कुछ ऐसे कमरे होंगे जहाँ पे आपके फर्स्ट एड के इक्विपमेंट रखे जाते हों, है ना? और एक छोटा सा ग्राउंड होगा या एक तो एरिया होगा जहाँ पे आपका एम्बुलेंस खड़ा रहेगा, साथ ही साथ एक तो रेस्क्यू का जो गाड़ी होगा, जो रेस्क्यू व्हीकल बोलते हैं, वो खड़ा रहेगा, ठीक है? रेस्क्यू व्हीकल में हम जीप रख सकते हैं, कोई मिनी ट्रक रख सकते हैं जिसमें रेस्क्यू के बहुत सारे सामान हो, है ना? या आर्मी वाला जो गाड़ी नहीं होता जिसमें आर्मी वाले पीछे बैठते हैं लाइन से, उसी टाइप की भी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें रेस्क्यू के सामान भरे पड़े हों। एम्बुलेंस में आपका बचाव कार्य वाला सामान भरा पड़ा रहता है, ठीक है? और आपके बेसिकली इसमें जो टेलीफोन वगैरह लगे होते हैं वो हर रूम से जनरली कनेक्टेड होते हैं, मतलब प्रिंसिपल के पास जो होगा, मतलब आपका जो सुपरिटेंडेंट होगा इसके रूम में भी बजेगा, एक दो जो स्टाफ के लिए हम रूम बनाते हैं वहां पर भी बजेगा, ताकि वो फोन उठा के तुरंत अटेंड कर सके कि भाई कहाँ पे दुर्घटना हुआ है। और ऐसे जो रेस्क्यू स्टेशन होते हैं वो जनरली हर 35 किलोमीटर में बनाए जाते हैं, यानी 35 किलोमीटर में हमको हर रेस्क्यू स्टेशन को बनाना पड़ता है, ठीक है? तो ये जनरली प्राइमरी स्कूल जैसा दिखता है और इसको हम लोग रेस्क्यू स्टेशन बोलते हैं, ठीक है? इस रेस्क्यू स्टेशन का सुप्रीमो, ओवरसीज, मेन, हेड, ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो, ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके द सुपरिटेंडेंट। ओके, तो सुपरिटेंडेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है सुपरिटेंडेंट का क्वालिफिकेशन। तो सुपरिटेंडेंट का सबसे पहला एक नियम है कि भाई सुपरिटेंडेंट अंडरग्राउंड माइंस में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस किया हो ऐसे व्यक्ति को हम बनाएंगे। कोई भी नौसिखिया को बना नहीं सकते हैं क्योंकि पूरा रेस्क्यू डिपेंड करता है इसके ऊपर, कहीं दुर्घटना हो गया, जो किसी को कुछ ऐसा हो गया, कोई माइंस में कांड हो गया, तो यही आदमी जाएगा, यही आदमी हैंडल करेगा उस चीज को। तो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनको अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा नॉलेज हो, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले तो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। दूसरा क्या है? दूसरा उनके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि सिर्फ अंडरग्राउंड टाइप का होना चाहिए, मतलब अंडरग्राउंड माइंस में ड्यूटी करके फर्स्ट क्लास का वो आपका एक्सपीरियंस लिए हो, ऐसे व्यक्ति आपके होने चाहिए। इससे कम रैंक का आदमी नहीं हो सकता है, इसकी कम रैंक का आदमी को आप सुपरिटेंडेंट नहीं बना सकते, ठीक है? तो सबसे पहला तो ये है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? और मेडिकली वो फिट होना चाहिए। ओके, तो ये जनरली कुछ बातें हैं, है ना? इसको हम लोग सुपरिटेंडेंट बनाते हैं ऐसे व्यक्ति को, ठीक है? अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि मान लीजिए ऐसा हो गया, जो आपका सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, जब भी आप सुपरिटेंडेंट बनाएंगे तो आपको फॉर्म 1 में आरआई और सीआई को भेजना पड़ेगा, यानी चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को फॉर्म 1 में डिटेल बताना पड़ेगा कि भैया हमने एक नया सुपरिटेंडेंट हायर किया है, जिनका क्वालिफिकेशन ये है, वो ये माइंस में काम किए, पूरा डिटेल लिखा रहेगा उसके बारे में। ये उसको आरआई और सीआई को बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद अगर मान लीजिए ये सुपरिटेंडेंट किसी कारण से अब्सेंट रह जाता है, ठीक है, या फिर ये 60 दिन से ज्यादा टाइम के लिए अब्सेंट रहने वाला है, तो उस केस में क्या करेगा? उस केस में जो वहां के मैनेजमेंट होंगे, जैसे अगर मान लीजिए एक माइन के अंदर में ही चल रहा है, या एक मैनेजर के अंदर में चल रहा है, या एक कंपनी के अंदर में चल रहा है, ठीक है, तो जो भी उसके ऊपर के ऑफिशियल्स होंगे या मैनेजमेंट होगा, उनका ये दायित्व होगा कि वो एक नया सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करे और उसका फॉर्म 1 में नोटिस आरआई सीआई को भेजे, ठीक है? ये हो गया सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड जानकारी। तो कौन है इसका मेन आदमी? सुपरिटेंडेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जो क्वेश्चन है वैसे कवर करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने अभी बताया भाई, इफ सुपरिटेंडेंट इज एब्सेंट फॉर 16 डेज, है ना, 7 दिन के अंदर हम लोग बेसिकली नोटिस देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, फॉर्म 1 में हम लोग 7 दिन के अंदर नोटिस देते हैं अगर कोई भी नया अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो, या फिर अगर 7 दिन से ज्यादा टाइम के लिए सुपरिटेंडेंट नहीं आता है तो उस केस में हमको देना पड़ता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 डेज, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोला है? सुपरिटेंडेंट अगर 60 डेज से ऊपर के लिए अब्सेंट हो जाए, उस केस में हमको 7 दिन के अंदर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है और आपको आरआईसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कितने इंस्ट्रक्टर होने चाहिए? इंस्ट्रक्टर बताइएगा। तो क्लासेस लेते हैं रेस्क्यू रूम में, उनके क्वालिफिकेशन बताइएगा। देखो, एक चीज तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, अगर आपको इंस्ट्रक्टर करें, अगर आपको सुपरिटेंडेंट की बात करें, ठीक है, इनमें से किसी की भी बात करें, तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि भाई वो आरटीपी होने चाहिए, क्योंकि एक ऑथराइज पोस्ट पे बैठ रहे हैं तो वो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होने चाहिए, वो कभी ना कभी पहले रेस्क्यू पे ट्रेनिंग किए हों, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनको ट्रेनिंग दिया गया है, उनको रेस्क्यू की जानकारी अच्छी होगी, ठीक है, तभी जाके उसको हम बैठा सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्टर कम से कम 2 रखने चाहिए। अगर मैं सुपरिटेंडेंट की बात करूं तो सुपरिटेंडेंट आपका कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर की बात करूं तो इंस्ट्रक्टर कम से कम 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद एक और पोस्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा जो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है रेस्क्यू रूम का इंचार्ज, ठीक है? इसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इंस्ट्रक्टर आपके 2 होने चाहिए। इंस्ट्रक्टर कैसे होते हैं भाई, इंस्ट्रक्टर के पास सबसे पहले तो आरटीपी यानी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन व्यक्ति को ही आप इंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इसके बाद बोला गया है कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड का। जैसे सुपरिटेंडेंट का 5 साल का था, इंस्ट्रक्टर का 3 साल का अंडरग्राउंड माइंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद इसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्लास मैनेजर हो या सेकंड क्लास मैनेजर हो, इट डजंट मैटर, लेकिन उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए, अंडरग्राउंड माइंस के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ये होता है इंस्ट्रक्टर का क्वालिफिकेशन। इंस्ट्रक्टर कौन होते हैं, इंस्ट्रक्टर वो होते हैं जो माइंस रेस्क्यू स्टेशन में पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, रेस्क्यू ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, उन्हीं को हम इंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो इंस्ट्रक्टर को भी टेक्निकल ज्ञान प्लस प्रैक्टिकल ज्ञान प्लस रेस्क्यू ट्रेन पर्सन हो, ऐसे व्यक्ति को ही हम इंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है कि हाउ मेनी इंस्ट्रक्टर कितने होने चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा इसका क्या होगा, इंस्ट्रक्टर की संख्या कितनी होनी चाहिए एक रेस्क्यू रूम में, बताइए, रेस्क्यू स्टेशन में, बताइएगा। 2 होनी चाहिए, बिल्कुल सही, 2 होने चाहिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज नॉट टिपिकली फाउंड इन रेस्क्यू स्टेशन। रेस्क्यू स्टेशन में इनमें से कौन फैसिलिटी नहीं पाई जाती है। क्लासरूम फॉर ट्रेनिंग, स्टोरेज रूम फॉर रेस्क्यू इक्विपमेंट, ए फुल फेज और प्रोसेसिंग प्लांट, ऑफिस फॉर सुपरिटेंडेंट। आप बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको भले हंसी आ गया होगा लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी बता रहे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रोसेसिंग प्लांट का क्या काम है रेस्क्यू स्टेशन में। अगला सवाल है, व्हाट आर द मेन टाइप्स, व्हाट आर द मेन 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड फॉर रेस्क्यू पर्सनल। जो भी रेस्क्यू वाले व्यक्ति होते हैं, रेस्क्यू से संबंधित व्यक्ति होते हैं, उन्हें इनमें से 2 ट्रेनिंग दिया जाता है। वो कौन से 2 प्रकार के ट्रेनिंग है, सरफेस ट्रेनिंग अंडरग्राउंड ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ऑप्शन जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको चूज करने की कोशिश करेंगे। सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, सभी को सी बता रहे हैं। इनिशियल ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग। इनिशियल ट्रेनिंग क्या होता है, जब आप पहली बार रेस्क्यू में ट्रेनिंग करने वाले हैं तो उसे हम इनिशियल ट्रेनिंग बोलते हैं। और रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होता है कि जब पहले आप ट्रेनिंग कर चुके हैं उसके बाद दोबारा ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसे हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग कहते हैं। जब एक बार आप इनिशियल ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फिर आपका नाम के आगे आरटीपी जुड़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। कभी भी अगर आपको रेस्क्यू ट्रेनिंग में जाना है तो कम से कम आपका एज जो पूछा जाता है वो कहते हैं हम 21 से 30 साल होना चाहिए। यानी कि इनिशियल ट्रेनिंग जब आप करते हैं या आरटीपी बनना चाहते हैं तो आपको 21 से 30 साल के बीच का उम्र होना चाहिए, इससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। प्लस इसके अलावा आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आरटीपी आप बनना चाहते हैं तो आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। फिर आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आपका मेडिकल जांच कराया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, जो कि आपका जनरली वो अपना एक जो ऑथराइज्ड, जो उसको भरोसा रहता है कंपनी को, वहीं से कराता है, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी होता है, ये लोकल वाला मेडिकल जांच नहीं होता है। और रेस्क्यू ट्रेनिंग में अगर आप जाओगे ना तो आपको पता चलेगा क्या होता है। जनरली 14 दिन का ट्रेनिंग शुरू में देता है, लेकिन ये 14 दिन आपकी जिंदगी का समझिए कि इतने हार्ड कठिन दिन होते हैं ना, इतने खतरनाक होते हैं। जिससे क्या होता है मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ। एक ना सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूकाभा या ऐसा कुछ नाम है उसका। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन भरे हो रहते हैं और ये रिलीविंग अपरेटस की तरफ इस्तेमाल किया जाता है, रिलीविंग अपरेटस। तो ये आपके पीठ में बांध दिया जाता है और आपको ट्रेडमिल में भगाया जाता है। इसका वजन लगभग 15 किलो 12.5 किलो के आसपास का इसका वजन होता है, जो कि आपकी पीठ में बांधा रहता है। इसके बाद आप ट्रेडमिल में भागते हैं और आपको ट्रेडमिल में कम से कम 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भागना पड़ता है। यानी कि अगर आप रनिंग करते होंगे तो आपको पता है कि जो जॉगिंग से थोड़ा सा ज्यादा स्पीड होता है उस स्पीड में आपको भागना पड़ता है।
और इसमें भी आपका एक लिमिट सेट किया जाता है कि कम से कम आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो आपको भागना ही है, और आपको 10 किलोमीटर अगर आप भागते हैं तो फिर माना जाता है कि आपका फिटनेस सही है, ना तो फिर अगला दिन फिर भगाएगा, उसके अगला दिन फिर भगाएगा, फिर भगाएगा, फिर भगाएगा, समझ। उसके बाद आपको बहुत सारा ट्रेनिंग ऐसा कराया जाता है जो बहुत ही कठिन है यार। रेस्क्यू ट्रेनिंग पे ना कभी अगर मुझे मिलता है सेपरेट टाइम ना तो मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे, ठीक है। तो मैं आरटीपी का योग्यता बता रहा था बाबू। आरटीपी की योग्यता में 21 से 30 साल होना चाहिए, या अगर आपसे कभी कोई घुमा के पूछे, डायरेक्ट ना पूछे कि इनिशियल ट्रेनिंग के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, तो 21 से 30 साल होना चाहिए। इसके बाद आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्स्ट एड के सर्टिफिकेट के साथ ही साथ आपके पास मेडिकली आप फिट होने चाहिए, मेडिकली आपका पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा इंस्ट्रक्टर सुपरिटेंडेंट के द्वारा। सुपरिटेंडेंट जो होंगे, है ना, सुपरिटेंडेंट जो होंगे उसके द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, बेसिक नॉलेज टेस्ट किया जाता है, ठीक। और अंडरग्राउंड का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सफिशियंट, मतलब 1 साल 2 साल 6 महीना आपको अच्छी जानकारी है, वो इंटरव्यू से डिसाइड होगा, फिर आपको आरटीपी के तौर पे सेलेक्ट किया जाएगा, फिर आपको आरटीपी का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द माइन हाउसिंग फॉर मोर देन 100 ऑर्डिनरी एम्प्लॉय एट ए रेस्क्यू स्टेशन बी लोकेटेड। देखिए मैं आपको बताता हूँ जनरली क्या होता है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। रेस्क्यू ट्रेनिंग आप समझ लीजिए, रेस्क्यू स्टेशन को ऐसा समझिए कि एक जैसे प्राइमरी स्कूल का मैंने आपको ढांचा बताया ना, एक प्राइमरी स्कूल जैसा होता है, ठीक है। अब एक होता है रेस्क्यू रूम, एक होता है रेस्क्यू रूम। रेस्क्यू रूम कब बनाया जाता है, तो देखो जहां पर भी 100 से ज्यादा आदमी है लेकिन 35 किलोमीटर के अंदर में रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, 35 किलोमीटर के अंदर में रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, वहां पे एक रेस्क्यू रूम बनाया जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो एक कंडीशन बताऊंगा आपको, आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो। इसके बाद ये एक छोटा सा कमरा टाइप का रहेगा, कमरा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इस कमरे में रेस्क्यू से रिलेटेड सामान रखे जाएंगे, रेस्क्यू से रिलेटेड सामान रखा जाएगा, और यहाँ पे हमेशा एक आरटीपी अवेलेबल रहेगा, यानी एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन हमेशा रेस्क्यू रूम में अवेलेबल रहेगा, ताकि कभी कुछ कांड हो गया तो वो तुरंत अपना सामान लेके जमीन में जा सके, जमीन के नीचे जा सके और सबको इन्फॉर्म कर सके, इनिशिएट कर सके, इंटीमेट कर सके, ठीक है। तो अब बोला गया है कि भाई यहाँ पे 100 ऑर्डिनरी एम्प्लॉय पूछा है और रेस्क्यू स्टेशन पूछा है, ठीक है। बोला गया है कि एक ऐसा कम से ज्यादा डिस्टेंस बताओ हाउसिंग का, मतलब रेस्क्यू स्टेशन के बारे में पूछ रहा है जहाँ 100 से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं। रेस्क्यू स्टेशन लोकेट कितना दूरी पे होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा, सिंपल समझिए, रेस्क्यू स्टेशन के बीच की दूरी पूछा है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं एग्जाम में कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर एस्टैब्लिशिंग ए रेस्क्यू स्टेशन, ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा पूछेगा, ठीक। तो इसका मतलब समझना जरूरी है। हमको लगता है आप आंसर कर दिए होंगे, देख लेते एक बार। 35 किलोमीटर बता रहे हैं, 35 किलोमीटर बता रहे हैं, 35 किलोमीटर बता रहे हैं सर, 35 बता रहे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 35 किलोमीटर इज द सही आंसर, ओके। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ए माइंस मस्ट हैव रेस्क्यू स्टेशन टू बी एस्टैब्लिश्ड विद इन 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर के अंदर अगर कोई रेस्क्यू स्टेशन है, कितना आदमी होना जरूरी होता है, मतलब कितना आदमी रहे तो हमको बनाना जरूरी हो जाता है उसके 35 किलोमीटर के अंदर में कोई भी रेस्क्यू स्टेशन, बताइएगा, आंसर बताइएगा। तो बेसिकली अभी हमने आपको कराया ना 100, आपसे ऐसे पूछे चाहे वैसे पूछे मतलब सेम है। अगर 100 से ज्यादा आदमी किसी माइंस में काम कर रहे हैं तो उसके 35 किलोमीटर के दायरे में एक रेस्क्यू स्टेशन होना चाहिए, होना चाहिए। और अगर नहीं है तो हम रेस्क्यू रूम को रेस्क्यू स्टेशन की तरह बना देंगे, हम रेस्क्यू रूम को रेस्क्यू स्टेशन की तरह कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गया कि 35 किलोमीटर के दायरे में अगर रेस्क्यू रूम नहीं है तो हम रेस्क्यू रूम को, रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो रेस्क्यू स्टेशन को रेस्क्यू रूम को रेस्क्यू स्टेशन की तरह कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए 35 किलोमीटर के अंदर में रेस्क्यू स्टेशन है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम रेस्क्यू स्टेशन को अगर 5000 आदमी से ऊपर अगर मेरे माइंस में एम्प्लॉयड हो गया, 5000 से ऊपर आदमी अगर मेरे माइंस में है, तो उस केस में हमको जो रेस्क्यू रूम रहेगा हमारे माइंस के सरफेस में जो कमरा है जो रेस्क्यू रूम बनाया है उसको रेस्क्यू स्टेशन की तरह हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ हम इनिशियल ट्रेनिंग नहीं देंगे, बाकी सब काम यहाँ पे होगा। रिप्रेसर ट्रेनिंग देंगे, सामान रखेंगे, रेस्क्यू के लिए टीम रखेंगे, रेस्क्यू करेगा ये टीम, कहीं दुर्घटना हो गया तो फटाक से यहाँ से टीम उठ के जाएगी उसका रेस्क्यू करने के लिए, सामान अगर किसी रेस्क्यू टीम को घट गया तो यहाँ से उपलब्ध कराएगी, सब काम करेगी, है ना। तो 5000 से ज्यादा आदमी रहेगा तो रेस्क्यू रूम रेस्क्यू स्टेशन बन जाएगा, या 35 किलोमीटर में अगर रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो रेस्क्यू रूम रेस्क्यू स्टेशन बन जाएगा, ठीक है।
विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट कंडक्टेड बाय रेस्क्यू रूम? रेस्क्यू रूम के द्वारा इनमें से कौन से टाइप की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है? अभी मैंने जो कहानी बताया, अगर उसको सुने होंगे ध्यान से तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, बताइएगा ध्यान से। सी कर रहे हैं सब भाई। इनिशियल ट्रेनिंग बिल्कुल सही, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, तुरंत कैच करते हैं वर्ड्स को। इनिशियल ट्रेनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। प्राथमिक जो ट्रेनिंग, पहला ट्रेनिंग तो दिया जाता है। मेरा अगला सवाल है, इनिशियल ट्रेनिंग देने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 20 साल, 21 साल, 23 साल, 25 साल। बताइएगा कम से कम कितना उम्र होना चाहिए इनिशियल ट्रेनिंग देने के लिए? 21 साल होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन मस्ट ए रेस्क्यू रूम बी अपग्रेडेड टू ए फुल स्टोर स्टेशन? फुल रेस्क्यू स्टेशन के तौर पे कब बदल दिया जाएगा एक रेस्क्यू रूम को? बताइएगा, ऑप्शन देखिएगा ध्यान से। इट इफ इट ऑपरेट्स मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज्यादा अगर हो गया है तो। इफ द माइंस इज सर्व एम्प्लॉय फॉर मोर देन 5,000 वर्कर से ज्यादा अगर किसी माइंस में है तो। इफ इट इज लोकेटेड मोर देन 35 किलोमीटर ऑफ ए माइंस, 35 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे अगर है तो। इफ द लोकल अथॉरिटी डिमांड्स, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और मैं जोड़ दूंगा, है ना, जोड़ा नहीं हूँ अभी मैं। अब वो ऑप्शन क्या जोड़ूंगा आपको बताना है। चलिए अभी ऑप्शन देखते हैं आप में से कितने बता पाए हैं। एबीसी बोल रहे, ऑल ऑफ दीज बोल रहे, ऑल ऑफ दीज नहीं है बाबू, बीएनसी है, ठीक है। जो बच्चे बताए हैं ना बीएनसी, पहले धनंजय बताए थे, विनय बताए थे, बहुत सारे बच्चे बताए थे, तो उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपका क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट अथॉरिटी बी नोटिफाइड अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट? सुपरिटेंडेंट का अगर अपॉइंटमेंट करते हैं या उसको हटाते हैं दूसरा बनाते हैं तो उस केस में कितना दिन के अंदर नोटिस देना फॉर्म 1 में जरूरी होता है? बताइएगा। 5 सेकंड का समय है, क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए टाइम इज ओवर। 7 दिन बता रहे हैं इसका आंसर, बिल्कुल सही, 7 डेज इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मिनिमम पर्सनल मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स इन रेस्क्यू स्टेशन रूम्स? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने डिस्कस किया है इसका आंसर। कम से कम एक ठो आरटीपी रहना जरूरी होता है, ठीक है, एक ठो आरटीपी रहना जरूरी होता है। सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चैट में फटाक से आंसर देंगे, ठीक है, लेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु होल्ड ओवरऑल चार्ज ऑफ बोथ द रेस्क्यू स्टेशन रेस्क्यू रूम ऑपरेट्स अंडर देयर जुडिक्शन? रेस्क्यू स्टेशन के साथ साथ रेस्क्यू रूम भी, अगर मान लीजिए 35 किलोमीटर के अंदर में बहुत सारे रेस्क्यू रूम बने हुए हैं तो उसका भी जो पावर होता है, चार्ज होता है, वो एक व्यक्ति को लेना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्डिंग थोड़ा सा खेला है, वर्डिंग में डायरेक्ट वर्डिंग ना लिख के डायरेक्ट वर्डिंग लिखा, तो आपको उसको चूज करना है बाबू। डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, डी बता रहे, बहुत कुछ सी बता दिए थे, कंफ्यूज हो गए थे, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखो ऐसा है, चाहे आपका रेस्क्यू रूम हो चाहे आपका रेस्क्यू स्टेशन हो, ठीक है, ये दोनों में मैनेजर की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है, मैनेजर की कोई भूमिका नहीं है। मैनेजर को मतलब नहीं कि रेस्क्यू रूम में क्या चल रहा है, रेस्क्यू स्टेशन में क्या चल रहा है। इसके लिए अलग से एक सुपरिटेंडेंट रखा हुआ है जिसको बोलते हैं द माइंस रेस्क्यू स्टेशन सुपरिटेंडेंट। ये सुपरिटेंडेंट रेस्क्यू रूल के लिए जिम्मेदार है, रेस्क्यू स्टेशन के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है। इसका काम होता है कि रेगुलर बेसिस पे सभी जगह रेस्क्यू रूम्स का इंस्पेक्शन करे, और रेस्क्यू स्टेशन तो उसके अंडर में है ही, उसके चार्ज में है ही, ठीक है। मैनेजर का इससे कोई मतलब नहीं।
मैनेजर का क्या मतलब होता है कि जब मान लीजिए रेस्क्यू रूम, रेस्क्यू स्टेशन कोई भी के लिए अगर हम सुपरिटेंडेंट को चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने के लिए जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म 1, उसका जिम्मेदार होता है कि भाई 7 दिन के अंदर वो भेजना है। बाकी कोई चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे मैनेजर के अंडर में और जुरिडिक्शन में नहीं है, ऑनर के अंदर में है, तो ऑनर जिम्मेदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 की पोजीशंस इन रेस्क्यू ऑपरेशंस लिस्टेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 की पोजीशंस। रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सा शब्द है या कौन सा व्यक्ति है जो नहीं है इससे रिलेटेड, बताइएगा इसका आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन ना आजकल ऐसा भी देने लगा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जितने भी इसमें रखे गए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। अगर इसको आप कर लिए तो फिर रेस्क्यू रूल से कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। चलिए, बी बता रहे हैं बाबू, बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप पढ़ोगे ऑप्शन तो आपको समझ में आ जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड कौन कौन नहीं है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन ये तो है, इंस्ट्रक्टर ऑफ रेस्क्यू स्टेशन बिल्कुल है, रेस्क्यू रूम का इंचार्ज होता है बिल्कुल है, माइन जूलॉजी भाई इसका क्या काम है बताओ ना, क्या काम है रेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर ए सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। फिर से वही क्वेश्चन है, एक रेस्क्यू स्टेशन का जो सुपरिटेंडेंट होता है उनके पास इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप, या आरटीपी सर्टिफिकेट ओनली। बताइएगा, इसका ध्यान से आंसर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ कैसा नहीं कि ऑप्शन में पहला दूसरा दिखा मार दिया टिक, पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद टिक करना है, ठीक है। सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप। अगला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम अंडरग्राउंड माइनिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर ए सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू रूम। मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उनका कितना अंडरग्राउंड माइंस का तजुर्बा, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का समय है। 5 साल बता रहे हैं सभी, 5 साल बता रहे हैं, 5 साल बता रहे हैं, बिल्कुल सही। 5 साल इज द करेक्ट आंसर। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरिटेंडेंट को, और फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप होना चाहिए, और आरटीपी होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, और मेडिकली फिट होना चाहिए, तो जाके वो सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं किसी भी रेस्क्यू स्टेशन का। इसको बनाने के लिए फॉर्म 1 में हमको नोटिस भेजना पड़ता है, 7 दिन के अंदर नोटिस भेजना पड़ता है। सुपरिटेंडेंट अगर 60 दिन से ज्यादा समय के लिए एब्सेंट है तो भी हमको नोटिस भेजना पड़ता है। सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड इतना ही था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस फॉर द इंस्ट्रक्टर ऑफ द रेस्क्यू स्टेशन। इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कम से कम कितना साल का एक्सपीरियंस, अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बताइएगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। ओके, टाइम इज ओवर। 3 साल से ज्यादा, 3 साल, 3 साल, 3 साल ज्यादा, 3 साल, 3 साल बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम बोलता है, कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा वादा नहीं लिखा है इसमें, कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। What type of manager's experience, manager certificate required for instructor of rescue station? रेस्क्यू स्टेशन के इंस्ट्रक्टर बनने के लिए इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट जरूरी होता है। फर्स्ट क्लास रेस्ट्रिक्टेड चाहिए, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप चाहिए, थर्ड क्लास चाहिए, या मैनेजर का सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से इसका आंसर बताइएगा, आपके पास 5 सेकंड का समय। चलिए, टाइम इज ओवर। बी बता रहे, बी बता रहे सब लोग, लेकिन चैट पे नहीं कर रहे हैं। अगर 66 लोग हैं, 66 चैट भी दिखना चाहिए ना। बी बता रहे, कोई कोई ए भी बता रहे बाबू, है ना। बी बता रहे, ए बता रहे, बी बता रहे, ठीक। देखो, सबसे पहले जो बी बताया है बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप इंस्ट्रक्शन बन सकते, इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, और कम से कम 3 साल का इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस का। और जो ए बताया है फर्स्ट क्लास रेस्ट्रिक्टेड, बाबू देखो ऐसा है कि सुबह सुबह मत किया करो ये सब नशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्ता नशा करके बैठ जाते हो क्लास करने, यार क्या मतलब। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज रेंज ऑफ रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन सर्टिफिकेट। आरटीपी बनने के लिए कम से कम ये जो एज होता है, कौन सा एज में आरटीपी यानी रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन बन सकते हैं, बताइएगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, 21 से 30 साल बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। 21 से 30 साल इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीन, अरे यार स्क्रीन ऐसा अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो दिक्कत हो जा रहा है इसमें। छोड़ो ऐसे रन। समस्या पहुंच गया। चलिए अगला सवाल है, विच सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन। इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट है जो जरूरी है, अगर रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन आप बनना चाहते हैं भैया तो आपके लिए जरूरी है, आप इसके बिना नहीं बन सकते। मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हैवी ड्राइवर व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बताइएगा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट जरूरी, ठीक है। अगला सवाल है, हु सेलेक्ट आरटीपी वाया एन इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। आरटीपी को इनमें से कौन चुनता है वेरिफिकेशन करके और इंटरव्यू लेके। मैनेजर चुनता है, इंस्ट्रक्टर चुनता है, सुपरिटेंडेंट चुनता है, या लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। सी बताया है सब कोई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सुपरिटेंडेंट चुनता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर ए रेस्क्यू रूम इंचार्ज। ठीक है, रेस्क्यू रूम इंचार्ज बनने के लिए कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। बताइएगा इसका आंसर, बताइए पहले। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम थोड़ा सा रेस्क्यू रूम इंचार्ज के ऊपर। एक सेकंड यार, पार हो गया क्या, कोई बात नहीं, छोड़िए उसको। यहाँ से देखिए, रेस्क्यू रूम क्या होता है बाबू। रेस्क्यू रूम एक तो ऐसा कमरा होता है जिसमें रेस्क्यू से रिलेटेड सामान रखे होते हैं। बहुत सारा सामान रखेगा, ब्रीदिंग अपरेटस रखा रहेगा, रिवाइविंग अपरेटस रखा रहेगा, बहुत सारे रेस्क्यूअर रखे रहेंगे, सेल्फ रेस्क्यूअर वगैरह रखे रहेंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के साधन है ना, ट्यूबिंग पाइप होते हैं, प्लॉग होते हैं, सब चीज़ रखे जाएंगे उसमें, यानी रेस्क्यू से रिलेटेड सामान रखे जाएंगे उसमें। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे हमेशा एक तो आरटीपी होगा, यानी रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होगा, वो कुर्सी लगा के वहाँ पे बैठा रहेगा, ताकि जब भी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो तब तुरंत रेस्क्यू ट्रेन पर्सन अटेंड करे उस चीज को। वहाँ पे एक तो टेलीफोन रहेगा, टुरुंग टुरुंग करके बजेगा, फट से टेलीफोन उठाएगा कि यहाँ कांड हो गया, वहाँ कांड हो गया, सट से अपना कपड़ा पहनेगा, तब तक सबको फटाफट इन्फॉर्म करेगा, टीम बुलाएगा और आगे की तैयारी करेगा, है ना। तो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन एक तो हमेशा वहाँ पे बैठा होना चाहिए। अभी जो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होता है, ये जनरली हमको रेस्क्यू रूम का इंचार्ज को ही बैठा कर रख देते हैं, रेस्क्यू रूम इंचार्ज। हालांकि चाहेगा अगर कंपनी के नहीं इंचार्ज को बैठाए, हम अलग से एक तो आदमी रखे तो रख सकते हैं, कम का संख्या है, ज्यादा का संख्या थोड़ी है भाई। तो रेस्क्यू रूम इंचार्ज होता है एक तो, ठीक है। अब ये रेस्क्यू रूम इंचार्ज कौन होता है भाई, समझिएगा। तो देखिए, रेस्क्यू रूम इंचार्ज एक ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसके पास कम से कम, पहला तो क्वालिफिकेशन यही सेम है कि पहला क्वालिफिकेशन है कि भाई वो आरटीपी होना चाहिए, यानी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। इसके बाद इसके पास बिलो ग्राउंड का, अंडरग्राउंड का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे इंस्ट्रक्टर का एक्सपीरियंस सेम होता है, बिल्कुल यहाँ पे इसका भी इंस्ट्रक्शन जो है वो सेम होता है, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया है कि इसके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फॉरमैन का होना चाहिए। फॉरमैन मतलब माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट, ठीक है, माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट। ओके, माइन फॉरमैन किस में होता है, मेटल माइंस में होता है। तो मेटल और कोल दोनों के लिए आपका एप्लीकेबल होता है, ध्यान दीजिएगा, मेटल और कोल दोनों के लिए माइंस रेस्क्यू रूल एप्लीकेबल होता है, ठीक है। मैं जब मेटल माइंस में माइन फॉरमैन के तौर पे काम कर रहा था तो मेरे को माइंस रेस्क्यू ट्रेनिंग का आया था ऑफर, आरटीपी बनने के लिए जो ट्रेनिंग होता है उसका ऑफर आया था। तो मैं जाने वाला था, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गया था हमारे फैमिली में कि मैं जा नहीं पाता, तो वो कैंसिल हो गया था लेटर। तो बेसिकली ओवरमैन हो या माइन फॉरमैन हो, ये या फिर सेकेंड क्लास वाले हो चाहे फर्स्ट क्लास वाले हो, अगर हायर क्वालिफिकेशन है तब तो चलेगा, लेकिन मिनिमम आपका ओवरमैन या फॉरमैन सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। इसके अलावा इसके नीचे का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मैं माइनमेट को खड़ा कर दूं या माइनिंग सरदार को खड़ा कर दूं, ऐसा नहीं कर सकता हूँ।
आपका अगर रेस्क्यू रूम का इंचार्ज बनना है तो कम से कम ओवरमैन या फॉरमैन होना चाहिए। बाकी ऊपर की क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को रख रहे हैं तो चलेगा। सबके पास अनरेस्ट्रिक्टेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। उससे रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति को आप नहीं रख सकते, ठीक है। ये होता है आपका रेस्क्यू रूम का इंचार्ज। रेस्क्यू रूम इंचार्ज का बेसिकली काम क्या होता है? तो काम ये होता है कि अगर मान लीजिए रेस्क्यू रूम में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, रेस्क्यू रूम में ट्रेनिंग दिया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग, है ना, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ठीक है। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग अगर दिया जा रहा है तो हम दे सकते हैं रेस्क्यू रिफ्रेशर ट्रेनिंग, या सामान रखेगा, बाकी जो मैंने काम बताया बिल्कुल सही, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ओवरमैन और माइन फॉरमैन ये दोनों। अगर बोलेगा इलेक्ट्रिकल फॉरमैन रहेगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बाबू, नहीं चलेगा। माइनिंग से रिलेटेड चीज है ना, कोल माइनिंग में ओवरमैन होता है, मेटल माइनिंग में माइन फॉरमैन होता है, ठीक है। अब मेरे पास दोनों सर्टिफिकेट है, मैं दोनों में काम किया हूँ। अब दोनों में जो टॉप कंपनी होती है, अच्छी कंपनी कह सकते हैं, उसमें काम किया हूँ, तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा मेटल माइनिंग का भी नॉलेज हो गया है, थोड़ा सा मतलब काम किए हैं तो ऑब्वियस सी बात हो ही जाएगा। और कोल माइनिंग का तो शुरू से खा ही रहे हैं लात कोल माइनिंग के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया भाई, क्या बोला है? अच्छा, कौन चार्ज, ओवरऑल चार्ज किसके अंदर में रहेगा? अरे यहाँ कैसे आ गया भाई, तो बहुत आगे चल गए थे। रेस्क्यू रूम इंचार्ज के लिए बताइएगा। हाँ, ये क्वेश्चन इज अ नाइस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको चूज करना है, और मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ देंगे ना, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा से क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बी चूज कर देंगे, या बहुत सारे होंगे जो सी चूज कर देंगे, है ना। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा बाबू। रेस्क्यू रूम इंचार्ज बोला गया है, बताइएगा, इसको बड़ा ध्यान से चूज करना है आपको। डी बता रहे थे यार, बोला ना, कुछ कुछ लोग तो गलती करेंगे, डी किए, बहुत सारे लोग डी किए हैं, कुछ ही लोग हैं जो आपका डी किए हैं आंसर। बिल्कुल सही, ऐसा अगर रहेगा ना ऑप्शन तो बिल्कुल मारिएगा, टिक मारिएगा। कहाँ चला जाता है यार, ऐसा अगर ऑप्शन रहे ना तो फटाक से आपको टिक मारना है। किसमें टिक मारना है? नो मैनेजर सर्टिफिकेट में। एकदम घबराना नहीं। अगर यहाँ नन ऑफ द अबव दिया रहता ना, नन ऑफ द अबव, तो आपको, अच्छा यहाँ मैनेजर सर्टिफिकेट लिखा हुआ, विच टाइप ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट, हाँ मैनेजर सर्टिफिकेट अगर लिखा हुआ है तो ठीक है बाबू, मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अगर मैनेजर सर्टिफिकेट ना लिख के यहाँ क्वालिफिकेशन लिखा रहता, विच व्हाट क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। सिर्फ मैनेजर सर्टिफिकेट पूछा है कि किस टाइप का चाहिए, तो हम बताएंगे कि हाँ इस टाइप का चाहिए। अगर मैनेजर सर्टिफिकेट ना लिख के क्वालिफिकेशन लिखा होता और यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता तो हम ऑप्शन नंबर डी टिक करते। बोला गया है जो आरटीपी होते हैं उनको रेस्क्यू स्टेशन में कितने साल का ट्रेनिंग या कितने साल के लिए पोस्टेड दिया जाता है, बताइएगा। इससे ज्यादा पोस्टिंग हम नहीं दे सकते। ठीक है, बेसिकली इसका आंसर होगा 1 से 5 साल। आप टिक किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो मेरे को कभी कभी ना क्वेश्चन का आंसर दिमाग से उतर जाता, फिर मेरे को देखना पड़ता है। 1 से 5 साल है, ठीक है, बिल्कुल सही, 1 से 5 वाली का आंसर है। चलो अगले अगले सवाल पे आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन यार, मतलब वो क्वेश्चन पूछा नहीं था बट मैं बता चुका हूँ। सुपरिटेंडेंट को अगर मान लीजिए चेंज कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, तो कौन से 7 दिन के अंदर हमको नोटिस भेजना पड़ता, कौन से फॉर्म में भेजना पड़ता, बताइए। 5 सेकंड का समय है, ज्यादा देंगे नहीं। मेरे को उम्मीद है आप फॉर्म 1 टिक मारे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ, अगला सवाल है, इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए बेसिकली रेस्क्यू रूम में 2 ही फॉर्म है। अरे यार,
एक तो आप फॉर्म 1 है जो आप जान चुके हैं, दूसरा है आपका फॉर्म 2, ठीक है, दूसरा आपका फॉर्म 2 है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए कोई ऐसा है कि कोई हम सेफ्टी डिवाइस का या कोई रेस्क्यू वाला कोई डिवाइस का यूज कर रहे थे, कोई apparatus का यूज कर रहे थे, और उस apparatus के कारण, उसके फेलियर के कारण कोई दुर्घटना हो गई है ना, या उसका फेलियर हो गया, उसका फेलियर बेसिकली हो गया है, तो उसके कारण हमको कितने देर के अंदर हमको उसका नोटिस देना पड़ता है, बताइएगा। जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि कहीं पे कांड हो गया, कहीं पे गैस रिसाव हो गया अंडरग्राउंड माइंस में, बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस निकल रहा है या आग लग गया है, तो अब हम क्या करेंगे, हम रिवाइविंग apparatus लेके जाएंगे या सेल्फ रेस्क्यूअर लेके जाएंगे। अब हम उस व्यक्ति को सेल्फ रेस्क्यूअर लगाए और लगा के लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेके आ रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ रेस्क्यूअर पूरी तरह से फेल्ड निकल गया। हम उसका जांच किए, इंस्पेक्शन किए, सब कुछ किए थे, है ना, हम उसका टेस्टिंग वगैरह सब करके लाए थे उसको कि हाँ हमारा ये वाला ठीक है, पूरी तरह से कंपनी जैसा बताया गया है वैसी तरह से ठीक है। लेकिन उसको जब हम पहना के नीचे से ऊपर लेके आ रहे हैं, पता चला सेल्फ रेस्क्यूअर काम नहीं कर रहा है, फेल हो गया है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, वो आदमी का तो चलो जो होना था हो गया, हमको 24 घंटा के अंदर आरआई साहब को और सीआई साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी के सेफ्टी डिवाइस थे या इस कंपनी के जो सेल्फ रेस्क्यूअर थे उसमें ये कमी थी जिसके कारण दुर्घटना हुई है, जिसके कारण मौत हुई, ठीक है। तो उस केस में आरआई सीआई साहब क्या करेंगे, जो कंपनी की ये चीज बना रही है उस कंपनी को बुलाएगी, उसके मैन्युफैक्चरर को बुलाएगी, उसको मेंटेनेंस वाले को बुलाएगी, पूरा बढ़िया से लेगी, है ना, क्लास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फॉर्म 2। कभी डीजीएमएस इंक्वायरी झेलोगे ना तो बाप रे बाप, आप लोग उसमें कभी भगवान न करे झेलना पड़े। मैं झेला हूँ यार, मैं कोर्ट भी देखा हूँ और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी देखा हूँ, ठीक है। तो किसी को ना देखना पड़े, ना कोर्ट देखना पड़े, ना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी देखना पड़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ रेस्क्यू प्लान। बेसिकली रेस्क्यू प्लान क्या होता है, जिसको हम लोग रेस्क्यू ट्रेसिंग भी बोलते हैं, यानी कि माइंस से जो मैनेजर होते हैं, मैनेजर से मैप लेता है, मैनेजर माइंस का प्लान बताता है, उस प्लान के हिसाब से रेस्क्यू वाले क्या करते हैं, एक अलग से ट्रेनिंग बनाते हैं, रेस्क्यू मैप बनाते हैं कि कैसे कैसे काम करेंगे, कहाँ कौन सी टीम जाएगी, उस हिसाब से एक तो प्लान बनाते हैं, मैप बनाते हैं। इसका कम से कम उसको कितना कॉपी रखना पड़ता है, इसका हम लोग इसलिए इतना कॉपी रखते हैं कि जो उसके टीम्स होते हैं उसके टीम्स में बांट सके। मान लीजिए टीम ए, टीम बी, टीम सी, ऐसा है ना, तो उसको हम अलग अलग कॉपी देख सकते हैं, सेम जो प्लान होता है सेम प्लान का कॉपी करके उसको देते हैं ताकि सबके पास हमारा सेम नक्शा रहे, उस हिसाब से हम लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना आसान हो जाता है। 3 कॉपी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, 3 कॉपी हमको देना पड़ता है रेस्क्यू ट्रेसिंग, ठीक है, बनाना पड़ता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग रेस्क्यू मैप्स इन ट्राइपेलिकेट। ट्राइपेलिकेट का मतलब होता है 3 कॉपी, है ना, 3 कॉपी। 3 कॉपी क्यों बनाते, क्या रीजन है बाबू। तो इसका आंसर है टू यूज पेपर टू सपोर्ट। हाँ मैं बता चुका हूँ, पता ही ऑप्शन भी दिया हुआ है इसका। ये वाला क्वेश्चन अगर बना लिए ना बाबू तो फिर आपका सवाल नहीं छूटेगा रेस्क्यू से। मतलब जितना मैं एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना भाई, उसको बहुत अच्छे से अटेंड करना, आपका पोर्शन खत्म होते जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपका पोर्शन क्लोज होते जा रहा है। इसका बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा यार, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टू सपोर्ट मल्टीपल रेस्क्यू टीम इफ डिप्लॉयड साइमल्टेनियसली। रेस्क्यू टीम में बढ़ता है वो, है ना, जो आपके ट्रेसिंग बनते हैं अलग अलग टीम उसमें बांट ली जाती है। What entity is responsible for appointing instruction and managing the rescue stations operation? Which entity is responsible for instruction and managing the station? अरे भाई ये फिर से वही क्वेश्चन, अलग अलग शब्द अलग वर्ड लेकिन क्वेश्चन वही। इसका आंसर दीजिएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है रेस्क्यू स्टेशन में कोई काम वाम हो रहा है उसके लिए। सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, इसका आंसर सी होगा, सुप्रिटेंडेंट। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द रूल व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम अकॉर्डिंग रिगार्डिंग ट्रेनिंग। अच्छा, रेस्क्यू रूम का क्या फंक्शन है ट्रेनिंग को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से चूज करना पड़ेगा आंसर, क्योंकि मैंने बताया था एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रेनिंग होता है जो रेस्क्यू रूम में नहीं दिया जाता है। टू कंडक्ट इनिशियल ट्रेनिंग ओनली, टू कंडक्ट बोथ इनिशियल एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग, टू कंडक्ट ओनली रिफ्रेशर ट्रेनिंग, नो ट्रेनिंग फंक्शन। रेस्क्यू रूम में इसके लिए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा बताइएगा, ध्यान से चूज करना है। ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछे जा सकते हैं, इसमें मैंने डाटा वाला भी डाला है, कॉन्सेप्चुअल भी डाला है, थोड़ा अलग अलग टाइप के सवाल डाले हैं और वर्डिंग के साथ भी खेला है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप बना लोगे तो आपका एग्जाम में इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा भाई। चलिए 32 का सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही।
32 का सी इज द करेक्ट आंसर। टू कंडक्ट ओनली रिफ्रेशर ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग ही किया जाता है रेस्क्यू रूम में। रेस्क्यू रूम में इनिशियल ट्रेनिंग की मनाही होती है कि आप इनिशियल ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। रेस्क्यू स्टेशन आर फुल्ली इक्विप्ड विद, जो रेस्क्यू स्टेशन होते हैं उनमें से इनमें से क्या क्या चीजें होती है ना। पहला ऑप्शन है ओनली बेसिस, ओनली, अच्छा हाँ समझ गया, ठीक। चलिए इसका बताइएगा क्या होगा आंसर। इसमें तो चूज करने में बहुत आसान हो जाएगा आंसर। बताइएगा क्या होता है रेस्क्यू स्टेशन में। क्या सिर्फ इक्विपमेंट का स्टोरेज होता है रेस्क्यू स्टेशन में? जो रेस्क्यू वाले इक्विपमेंट होते हैं सिर्फ वो रखते हैं हम, कि सिर्फ क्लास करवाते हैं, कि हम सुपरिटेंडेंट, इंस्ट्रक्टर, व्हीकल और ट्रेनिंग फैसिलिटी सब रखते हैं? ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सी है द करेक्ट आंसर। ओके, what key attributes beside first aid certificate is mandatory for RTP candidate? फर्स्ट एड सर्टिफिकेट को छोड़ के और आरटीपी के पास क्या होना जरूरी होता है? मैनेजर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, इंजीनियरिंग डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस। अरे यार बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सब कुछ भी बना हूं मैं। भी बता रहे हैं मेडिकल फिटनेस, बिल्कुल सही, मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, है ना। जितने भी आरटीपी होते हैं उनके पास होना चाहिए मेडिकल फिटनेस। ओके, कितना क्वेश्चन है यार, खत्म नहीं हो रहा है, खत्म। 3-4 क्वेश्चन बचा और कर लेते हैं। द माइंस रेस्क्यू रूल 1985 वेर क्रिएटिंग फोकसिंग ऑन। माइंस रेस्क्यू रूल इनमें से कौन से सेक्टर पे फोकस करती है? सरफेस माइनिंग का प्रोडक्टिविटी पे, अंडरग्राउंड माइंस का सेफ्टी और रेस्क्यू पे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे, मिनरल प्रोसेसिंग टेक्निक पे। 5 सेकंड का समय है, आपको पता है इसका आंसर, बताइएगा। चलिए टाइम इज ओवर। बी बता रहे, क्या है बी में? अंडरग्राउंड माइनिंग सेफ्टी एंड रेस्क्यू, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, रेस्क्यू स्टेशन इज लोकेटेड विद इन ए 35 किलोमीटर रेडियस ऑफ द माइंस हाउसिंग मोर देन व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज। अगर इतना से ज्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज होगा तो उस केस में हमको रेस्क्यू स्टेशन बनाना पड़ेगा। शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं हम। बताइएगा। 100 बता रहे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोर देन 100 अगर हो जाता है किसी भी जगह पे, तो उस किसी भी जगह पे एम्प्लॉय अगर मोर देन 100 हो जाता है तो आपको 35 किलोमीटर के दायरे में रेस्क्यू स्टेशन रखना पड़ता है। अगर आप रेस्क्यू स्टेशन नहीं रखते हैं तो जो आपका रेस्क्यू रूम है उसी को फिर रेस्क्यू स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय आरटीपी सर्टिफाइड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनल क्वालिफिकेशन? सर्टिफाइड टू ऑपरेट हेवी मशीनरी, मतलब किसी को अगर हम आरटीपी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये रेस्क्यू ट्रेन पर्सन है, तो इसका मतलब वो क्या कर सकता है, वो सर्टिफिकेट किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या उसको हम किस चीज का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? सर्टिफाइड टू ऑपरेट हेवी मशीनरी, सर्टिफाइड एज ए रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, सर्टिफाइड इन जनरल माइनिंग सेफ्टी, सर्टिफाइड एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ठीक है, बताइएगा आरटीपी सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है। 5 सेकंड का समय है आपके पास। बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, माइन हैज मोर देन 100 एम्प्लॉयज बट नो रेस्क्यू रूम विद इन इट, व्हाट? भाई वही सब सवाल है यार, है ना। रेस्क्यू जो स्टेशन होगा उसको हम लोग रेस्क्यू रूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रेस्क्यू ट्रेन पर्सन? रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का प्राइमरी रोल क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम दे रहे हैं उसको ट्रेनिंग? टू मैनेज रेस्क्यू स्टेशन, टू कंडक्ट इनिशियल ट्रेनिंग, टू पार्टिसिपेट इन रेस्क्यू ऑपरेशन, टू ओवरसीज फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर के लिए मुख्य आदमी तो ये हो ही नहीं सकता। तो बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में बताइए क्या आंसर है। सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। माइनिंग ऑपरेशंस में जो पार्टिसिपेट करना पड़ता है, इसके लिए हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम आपसे सवाल को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। 2 अप्रैल 1985 को रेस्क्यू रूल बनाया गया था, अंडरग्राउंड माइंस के लिए बनाया गया था। इसमें सुपरिटेंडेंट की संख्या 1 होती है। सुपरिटेंडेंट अगर 60 दिन से ज्यादा समय के लिए अब्सेंट रहता है तो उस केस में हमको अलग सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करना पड़ता है। फॉर्म 1A में उसका नोटिस देना पड़ता है, 7 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ता है। रेस्क्यू स्टेशन में इंस्ट्रक्टर की बात करें तो 2 ठो आपका इंस्ट्रक्टर रहता है, उसको पढ़ाने का काम रहता है। ठीक है ना।
रेस्क्यू स्टेशन में क्या काम होता है, तो रेस्क्यू स्टेशन में रिकवरी का काम होता है, इनिशियल ट्रेनिंग का काम होता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग का काम होता है, एक्सीडेंट हो गया तो उसको डील करने का काम होता है, कहीं पे अगर कोई टीम रेस्क्यू वाली है तो उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है। रेस्क्यू रूम का क्या काम होता है, रेस्क्यू रूम का काम होता है बेसिकली सामान उपलब्ध कराना, रेस्क्यू उपलब्ध कराना, रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना और फ्रेशर ट्रेनिंग देना। रेस्क्यू रूम के लिए कम से कम आपका बोला गया अंडरग्राउंड माइंस में 100 से ज्यादा आदमी होना चाहिए और 35 किलोमीटर में कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेस्क्यू रूम कभी भी रेस्क्यू स्टेशन के तौर पे काम कर सकता है जब 5000 से ज्यादा आदमी एम्प्लॉयड हो तो, और अगर रेस्क्यू स्टेशन नहीं है 35 किलोमीटर में तो। रेस्क्यू रूम में कम से कम एक तो आरटीपी होना चाहिए, हमेशा मौजूद रहे। रेस्क्यू रूम का एक इंचार्ज होता है, उसका वो बेसिकली क्या करता है, उसका क्या क्वालिफिकेशन होता है रेस्क्यू रूम इंचार्ज का, तो बेसिकली आरटीपी होना चाहिए, 3 साल का अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ओवरमैन फॉरमैन ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी मैनेजर का भी रहेगा, चलेगा। आरटीपी का एज कितना होना चाहिए, 21 से 30 साल होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, अंडर मेडिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अंडरग्राउंड का ट्रेनिंग होना चाहिए, और इंटरव्यू जो है सुपरिटेंडेंट के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी सवाल है, आरटीपी का पोस्टिंग कितना दिन के लिए होता है स्टेशन के लिए, तो 1 से 5 साल के लिए होता है। अब देखो यार, मेरा एक सुझाव है, अगर आप सुझाव मानोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, ठीक है, आपका जो फोल्डर होगा रेस्क्यू वाला, माइंस रेस्क्यू रूल वाला, उसमें मैं ये फोल्डर डाल दूंगा। लेकिन इसके साथ ना मैं एक पीडीएफ अपलोड करूंगा बाबू, है ना। थोड़ा सा राइटिंग गंदा है, लिखा हुआ हैंड रिटन है, वो हैंड रिटन है, तो उसमें क्या किया हूँ ना मैं, हैंड रिटन में एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के नीचे उसका एक आंसर है। क्वेश्चन है वन मतलब और उसका एक वन लाइनर टाइप का आंसर है। तो मेरा एक सुझाव है कि उस ना हैंड रिटन नोट्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जब भी कभी एमसीक्यू बनाएंगे तो पढ़ लीजिएगा। अब आपका माइंस रेस्क्यू रूल से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आप इसको रिवाइज करिए, इसको पीडीएफ को मैं डाल देता हूँ, इस पीडीएफ का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जब भी आपको टाइम मिले। और अब हम लोग अगला क्लास में अगला टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। एमवीटीआर है और सीईआर बचा हुआ है, एक आध छोटे मोटे चीज़ है, उसको निपटा देंगे। उसके बाद हम लोग सीधा सपोर्ट सिस्टम पे आएंगे, ठीक है। 1 दिन 3 दिन की बात है, उसके बाद सीधा सपोर्ट सिस्टम पे आएंगे। ओएसएच कोड का चैप्टर 9 रिवीजन करा दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है 9 में। रेगुलेशन का रेस्ट डालिए ना, रेस्ट डाला हुआ है बाबू, देखो मैं दिखाता हूँ, फोल्डर में जाने का बाबू, ठीक है। एक सेकंड, देखो यहाँ पे रेगुलेशन जाना, जो बोल रहे थे ना कि सर 106 से डाला हुआ नहीं है 111 तक का रेगुलेशन नंबर, तो वो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि उसको मेरे को अलग से बनाना था, अलग से बताना था। देखो सीएमआर का पूरा डाला हुआ है। इसके बाद लास्ट में आप जाओगे ना, लास्ट में, तो लास्ट में देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 करके जो डाला है ना, वो आपका रेगुलेशन नंबर 106 से ऊपर का है, मैनुअल मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। 56 मिनट में पढ़ाया हूँ मैनुअल और मैकेनाइज्ड। तो ये 56 मिनट में मैं कुछ तो पढ़ाया हूँ ना डिटेल में, जो आपके लिए काम का है, जिसमें बहुत सारे सर्कुलर के पॉइंट इंक्लूडेड है, जो आपके लिए जरूरी है। इसके बाद जो आपका रेगुलेशन नंबर 107 108 है, रिक्लेमेशन और स्टॉप वाला जो भी है, तो रिक्लेमेशन वाला मैं 44 मिनट पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो इस 44 मिनट में मैं कुछ तो पढ़ाऊंगा ऐसा जो आपके रेगुलेशन से बहुत बाहर का चीज है, लेकिन सर्कुलर में डाला हुआ है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा। इन्वायरमेंटल ये वाला जो डाला हूँ, ये रिक्लेमेशन का लास्ट एंड है, 1 घंटा 14 मिनट पढ़ाया हूँ मैं। तो इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपके रेगुलेशन में नहीं थी, इसीलिए मैं उस टाइम नहीं पढ़ाया था। इसको मैंने अलग से रिकॉर्ड करके इसलिए डाला है ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या रहे ही नहीं। रिक्लेमेशन से सवाल आता है आजकल, और बहुत सारे ऐसे मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेसिक डाटा नहीं पूछता, बहुत भीतर घुस के पूछता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से रिकॉर्ड करके लंबा लंबा डाला है ना, चैप्टर का रिकॉर्डिंग। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, ओके। आज जाके कर लीजिएगा वो सब पोर्शन, है ना। सैलरी स्लिप दिया था, मोटिवेशन कर दीजिए, सैलरी स्लिप दिखा दीजिए। अरे दिखा देंगे बाबू, सैलरी स्लिप कोई बड़ा चीज थोड़ी, बहुत बार दिखा देंगे, उसमें कोई ये नहीं है। पैसा मिलेगा बढ़िया, 70-80 हज़ार पकड़ के चलिए, कहीं नहीं गया आपका। ओटी वोटी अगर नहीं करते हैं, अगर आप बिंदास आदमी हैं कि बस अपना हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, 1 दिन रेस्ट ले रहे हैं, वैसा अगर कर रहे हैं तो 70-80 हज़ार कहीं नहीं गया आपका कट छट के। बाकी पीएफ में जो जमा हो रहा है 10,000 8,000 तो जमा हो रहा है, तो मोटिवेशन के लिए दिखा देंगे, कभी उसको ये नहीं है। व्हाट्सएप पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर ही कॉन्टेक्ट नंबर है बाबू।
नहीं, ऐसा नहीं है, रेस्क्यू रूम में ऐसे भी ट्रेनिंग दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने के लिए हमको रेस्क्यू रूम को रेस्क्यू स्टेशन में कन्वर्ट करना पड़ा, ऐसा नहीं है। रेस्क्यू रूम को हम लोग ऐसे भी ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ओके। तो बाबू, आज आपका माइंस रेस्क्यू रूल का एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग पूरी तरह से खत्म कर डाले हैं। अब अगले क्लास में हम लोग आगे करेंगे, तब तक के लिए आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जितना फोल्डर में डालते जा रहा हूँ बाबू करते जाइए। नॉन टेक्निकल के पोर्शन अब आपके थोड़े बढ़ गए हैं, है ना, तो नॉन टेक के पोर्शन आप थोड़ा ज्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए। चलो, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।